तो लाइव, हाँ हाँ करिए ना उसको। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जो आपको आगे के लिए, आपको आपकी डायरेक्शन, आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, होपफुली आवाज आ रही होगी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और इसमें रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चलने वाली हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं या आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए राइट चॉइस होगा। तो सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखें, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इवनिंग पर क्लासेस चलने वाली है। यहाँ पर आपको फिजिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी, बॉटनी की भी, जूलॉजी की भी, मतलब जो भी डोमेन आपका है सब कुछ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। कम दिन बचे हुए हैं, तो एग्जाम में आपको उसी तरह से लीड किया जाएगा जिस तरह से आप लास्ट मोमेंट पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी नीट 2026 के लिए जूलॉजी की क्लास रहेगी। ठीक है, चलो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आवाज प्रॉपर जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, एग्जाम में आपको उसी तरह से लीड किया जाएगा जिस तरह से आप लास्ट। चलो, आवाज आपकी पहुंच रही है। तो देखना, आज कुछ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ताकि आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चंस कभी बहुत अच्छे लेवल के भी आ गए हैं और कभी बहुत सिंपल लेवल के भी आ गए हैं। तो बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। आपको ये नहीं करना कि बहुत हाई फाई लेवल, भाई आपको एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट रखनी है। एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज घुमा घुमा के आपके क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस टफ हो जाएंगे जब वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देने लग जाएगा और बोलेगा कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर हम देखें, तो ये रहा नीट 2022 का। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। जरा एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखना, जब भी आपके ये कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका किसमें, कि आप इनको जजमेंट कर पाओ कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। टाइम लेंगे, चारों स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ेंगे और अपना अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहां से देखो, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यस, हम दो तरह के साइनेप्स पढ़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है और एक आपका क्या है, केमिकल साइनेप्स है। और जब आप इन दोनों को देखोगे तो डिफरेंस कहां आ रहा है, भाई डिफरेंस यहीं पर तो आ रहा है कि किस तरह से दोनों की मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक सेल और पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप है या फिर गैप नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों फिगर मैं आपके लिए यहां पर बना रहा हूं। एक फिगर मैंने आपके लिए ये बना दिया, यानी कि मैं यहां पर गैप बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही कम गैप बनाने की कोशिश करूंगा। मेम्ब्रेन्स बिल्कुल क्या है, क्लोज एसोसिएशन में है। और एक फिगर मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं ये, और यहां पर आप देख रहे हो पूरी तरह से हमने एक प्रॉपर 10 से 20 एनएम का गैप क्रिएट कर दिया है। यहां पर हमने कहा प्री साइनेप्टिक सेल, ये सेल जो सिग्नल लेके आ रही, प्री साइनेप्टिक सेल और पोस्ट साइनेप्टिक सेल के बीच में गैप बहुत कम है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेटिंग जंक्शन से कनेक्ट हो रखी हैं। और ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन कौन सा स्टूडेंट, गैप जंक्शन है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये आपके पास गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक क्लेफ्ट बना हुआ है, एक गैप क्रिएट है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको आप बोलते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहां पर आप बोलोगे, यहां पर एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और वो अपनी पोस्ट साइनेप्टिक सेल पर जाके बाइंड करने वाला है। इसको मैंने नाम दिया है केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। और इसको नाम दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज एक एक करके रीड करना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। पहले में लिखा हुआ द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये है प्री साइनेप्टिक और ये पोस्ट साइनेप्टिक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है।
इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन्स इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यस, क्योंकि गैप जंक्शन कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, सीधे सीधे आपका आयन का फ्लो प्री साइनेप्टिक सेल से पोस्ट साइनेप्टिक सेल में हो जाएगा। यस, ये भी ट्रू है। केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल। यहां पर आप देखो ये क्या रिलीज हुए, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहां होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं, इनको बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। तो यहां पर सिग्नलिंग न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे चलेगी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस। अब आप खुद सोचो, जरा लॉजिक लगाओ स्टूडेंट, यहां पर आयन डायरेक्टली बिना किसी एफर्ट के, भाई ये तो गैप जंक्शन है, यहां पर से आयन सीधा सीधा इधर लीड कर जा रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज सीधे ही जैसे आयन यहां आया इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहां पर इस वाली सेल का पोस्ट साइनेप्टिक सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने के लिए पहले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर एक्टिवेशन के बाद तब जाके इसका ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। एक लैग आ रहा है, एक टाइम गैप आ रहा है फाइनल रिस्पॉन्स आने में इन द पोस्ट साइनेप्टिक सेल पर। तो केमिकल साइनेप्स कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के स्लो होता है। स्टेटमेंट आपके एग्जाम में उल्टा दे दिया है, क्या लिखा हुआ है, इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, ये गलत हो गया, तो ये रॉन्ग है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, आंसर 4 है। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन एनसीईआरटी पर कमांड है, तो कोई कहीं फंसोगे नहीं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे हम लोग। लो जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन हमारा कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट से है। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको बाद में कोई डाउट होता है स्टूडेंट, है ना, आप जैसे बाद में अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट, एक जेन्युइन डाउट लिख दें, आपके क्वेरीज को बाद में ले लिया जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। भाई कार्डियक एक्टिविटी हमको पता है, ह्यूमन हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट है, और अगर ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है तो भाई जो हमारे पास ये एक्चुअल में जो एक्टिविटी है परफॉर्म हो कैसे रही है, यहां पर ये जो राइट एट्रिया है, यहां पर क्या है, एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, यहां से फिर आपने कहा ये कनेक्शन बन रहा है किसमें, आपने कहा एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, इस तरह से आपका ये आपका यहां पर क्या हो रहे हैं, ये स्प्रेड हुए हैं। ह्यूमन हार्ट को पंप करने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो सिग्नल बाय इटसेल्फ हार्ट मसल से जनरेट कर रही है, इसलिए वो एक मायोजेनिक हार्ट है। और यहां पर ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर। और एसए नोड के पास उतना पोटेंशियल है कि वो उतने एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में फायर कर देता है, जिससे हमारा हार्ट रेट मेंटेन होता है। कितना है हमारा हार्ट रेट, 1 मिनट में 70 to 75 बीट्स आपको आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो एसए नोड है, एसए नोड ये पेस मेकर ऑफ हार्ट है। अब देखो क्या कह रहा है, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, बिल्कुल भाई ये नोडल टिश्यूज, ये इन सबके पास एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पार्किंजे फाइबर, इनके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, और इसी एक्शन पोटेंशियल को हार्ट यूज कर रहा है अपनी पंपिंग एक्टिविटी के लिए, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेड, यस। अब देखो जब हमारा हार्ट नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है तो उस समय वो सिग्नल अपने हार्ट मसल से जनरेट हो रही है, लेकिन रेगुलेशन के टाइम पर जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास जो आपका यहां पर ये मेडुला ओब्लंगाटा है, वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है इन चीजों को। तो हम ये बोलेंगे न्यूरल सेंटर इन मेडुला पर अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना मेडुला की बात चल रही है, तो यहां पर कार्डियो एसिलेटरी सेंटर भी होते हैं और यहां पर कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी है। क्योंकि थोड़ा सा एक बार आपने पढ़ा तो है, थ्रू आउट आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो याद करो नर्वस सिस्टम में एक एक्टिविटी होती है सिंपैथेटिक और एक एक्टिविटी होती है पैरासिंपैथेटिक। तो अब इसका मीनिंग क्या है, यहां देखो आप, भाई जब ये एसिलरेटरी सेंटर काम करेंगे तो क्या होगा, सिग्नल कहां आएगा, एसए नोड को आएगा, एसए नोड को आएगा,
और सिग्नल फाइनली जब यहां आएगा तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्शन देंगे, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, और वो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेंगे। ये काम होगा सिंपैथेटिक के टाइम पर। फिर से एक बार ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में ह्यूमन का जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, और पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी में हार्ट रेट कंट्रोल रहता है, डाउन रहता है। और इन पैरासिंपैथेटिक वाली जो सिंपैथेटिक वाली एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हमारे मेडुला से क्या हो रही है, रेगुलेट हो रही है, मेडुला से रेगुलेट हो रही है। तो क्या आप मुझे ये बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब आप यहां पर देखो, अब यहां पर क्या लिखा हुआ, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा यहां लिखा हुआ है एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, और यहां लिखा हुआ है एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन। एड्रेनल मेडुला कहां होता है? अगर आप किडनी देखो, ये हमारे पास किडनी है, और अगर यहां किडनी है तो आपको ये पता है, ये किडनी के ऊपर आपके पास क्या एड्रेनल ग्लैंड है, ये एड्रेनल ग्लैंड है। और एड्रेनल ग्लैंड में हमको पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला होता है, अंदर वाला रीजन एड्रेनल मेडुला होता है। और एड्रेनल मेडुला से हार्मोन कौन से आते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और इसको हम अपने इमरजेंसी की कंडीशन में लीड करते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड की तरह काम करता है ये। और इमरजेंसी ग्लैंड है तो आप बोलोगे ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सिस्टम भी काम करता है। तो एक बार ऑप्शन देखना सारे के सारे क्या हैं, अब आप आराम से आंसर कर सकते हो। जल्दी से एक बार देखो, कनेक्ट करो एक बार। देखना एक बार जल्दी से। अब आप देखो ये बात क्लियर होगी, तो एड्रेनल मेडुला के हार्मोन भी हमारे कहीं ना कहीं एक्टिविटी को लीड करेंगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स से यहां पर कोई लेना देना है नहीं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या होते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, वो काम नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो ए बी सी में आंसर चला जाएगा। तो होपफुली ये दो क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, ये तभी सॉल्व होंगे जब आपने प्रॉपर आपका क्या है, अच्छे से चीजों को समझा हुआ था। तो होपफुली दो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, तीसरे क्वेश्चन को आप आराम से डायरेक्टली कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन? इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। वहां पर हम क्लासिफाई करते हैं कि हमारे ह्यूमन की बॉडी में हॉर्मोन्स चार तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं। एमीन हार्मोन, आयोडीनेटेड आयोडीनेटेड कंडीशन पर आपका कुछ हार्मोन, उसके बाद आपको पेप्टाइड हार्मोन, और उसके बाद आपने कहा स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन के लिमिटेड ऑप्शन है भाई, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होंगे वो कोलेस्ट्रॉल की डिराइव्ड फॉर्म होंगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बच्चों क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। गोनेट्स के हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन हो गए। फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब आपके क्या होंगे, स्टेरॉइड होंगे। अगर मैंने कहा फीमेल ये प्रोजेस्टेरोन, यस ये स्टेरॉइड है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कॉर्टिसोल एक आपका स्टेरॉइड है। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है। देखना अभी मैंने आपको बोला कैसे याद रखना है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। गोनेट्स के हार्मोन यानी कि टेस्टिस ओवरी के हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन, तो आप बोलोगे ये स्टेरॉइड है, ग्लूकागॉन आंसर बनेगा। नॉट यहां पर देख लेना, ये इनको फोकस करना बहुत जरूरी है, यहां पर नॉट लिखा हुआ है। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। एक और अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस रटना नहीं है। देखो ये चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। एक बार देखें, मैं इनका मीनिंग समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। वाइटल कैपेसिटी देखना, आप डेली लाइफ में सुबह शाम प्राणायाम तो कर ही रहे हो, उसी प्राणायाम से ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अभी आप करके देखो, साथ के साथ आपका आंसर आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी की बात चल रही है। वाइटल कैपेसिटी
अपने लंग्स को फुलाओ जरा। ये मैंने अपने लंग्स को पूरा फुला दिया, तो इसका मतलब क्या क्या चला गया। चलो मैं आपके लिए यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि ये हमारा एक कोई ह्यूमन लंग है। अगर मैंने कहा हम कोई फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आप देखो आराम से बैठे हुए हो आप, ठीक है, आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल रिदम में ब्रीदिंग तो कर ही रहे हो ना। नॉर्मल एयर इन हो रही है और नॉर्मल एयर आउट हो रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी फोर्स के जो हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर इन या कितना अमाउंट ऑफ एयर आउट हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। टाइडल वॉल्यूम, फिर से सुनना मेरी बात को, टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में कितना अमाउंट ऑफ एयर इन या कितना अमाउंट ऑफ एयर आउट हो रहा है, वो सिंपल टाइडल वॉल्यूम है, और ये समथिंग अराउंड 500 ml के आसपास होता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या अगर आपसे मैं कहूं कि एक एक्टिविटी करो, फोर्सफुल एक्टिविटी, गहरी सांस लो, अगर मैं कह रहा हूं गहरी सांस लो, तो इसका मतलब मुझे फोर्स तरीके से, फोर्सफुल मैनर पे एयर को इन करना पड़ रहा है। देखना, एक बार करके देखते हैं। ये देखो, काफी ज्यादा अमाउंट मैंने अपने लंग्स के अंदर ले लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल मैनर पर कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बियॉन्ड दिस टाइडल वॉल्यूम इन कर सकते हैं, वो कहलाएगा आईआरवी। अब मैं ये कह रहा हूं कि, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको इसको समझा रहा हूं, वाइटल कैपेसिटी की सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स जितना भी आपका, ये फुली इन्फ्लेटेड लंग बना दो, आप अपने लंग्स को पूरा फुला दो। फुली इन्फ्लेटेड लंग्स में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना एक्सपेल आउट करोगे, ये कहलाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। रटना नहीं है, समझो मेरी बात को। सिंपल आपको क्या बोलना है, पहले आप अपने लंग्स को पूरी तरह से फुलाओ। फुली इन्फ्लेटेड लंग्स में क्या क्या आएगा, पहले नॉर्मल इन गया टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सफुल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैंने कहा फुली इन्फ्लेटेड लंग, फुली इन्फ्लेटेड, फुली इन्फ्लेटेड, आवाज जा रही ना, ठीक है, फुली इन्फ्लेटेड लंग्स में आपने कहा पहले टाइडल वॉल्यूम जाएगा और उसके बाद आईआरवी जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैक्सिमम अमाउंट कितना एक्सपेल आउट कर सकते हो। अब एक सिंपल लाइन में ये वाइटल कैपेसिटी खत्म हो गई। सुनना मेरे बात को ध्यान से, फुली इन्फ्लेटेड लंग से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना एक्सपेल आउट कर सकते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फुली इन्फ्लेटेड लंग से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना एक्सपेल आउट कर सकते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी है। अब आप प्रैक्टिकली कर लो इसको। मैंने कहा मैं अपने लंग्स को पहले पूरा फुलाऊंगा और उसके बाद मैक्सिमम एयर बाहर एक्सपेल आउट करूंगा। तो देखते हैं, चलो करके देखते हैं। ये पूरा चला गया अंदर, ये दो वॉल्यूम अंदर चले गए। अब मैं कह रहा हूं ये फुली इन्फ्लेटेड लंग्स है, इससे मैक्सिमम एयर बाहर निकालनी है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यही वाली एयर बाहर निकलेगी, और उसके बाद जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे, एक फोर्सफुल मैनर पे भी तो एयर बाहर निकालोगे। ये फोर्सफुल तरीके से बाहर एयर निकलती है, उसको बोलते हैं ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीन इक्वेशन वाइटल कैपेसिटी में जाएंगी, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये बनेगा आपका। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, फुली इन्फ्लेटेड लंग से मैक्सिमम कितना एयर आप एक्सपेल आउट कर सकते हो, वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। तो होपफुली हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ध्यान रखना, आप रट के अगर कोशिश करोगे कि हम रट के क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, लेकिन कुछ में तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जब आप बात करते हो, एक फीमेल की बात करते हैं, यहां पर मान लेते हैं बर्थ हुई, बर्थ से लेकर फिर आपने कहा यहां पर मान लेते हैं प्यूबर्टी आई, और फिर यहां पर आपने कहा जिस टाइम पर ये आफ्टर द बर्थ, प्यूबर्टी के टाइम पर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मेनार्क कहलाएगा। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट लाइफ नहीं है, ये समथिंग अराउंड मिड 50 के आसपास क्या हो जाएगी, परमानेंटली सीज भी हो जाएगी। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली सीज होगी, उसको बोलते हैं मेनोपॉज।
मेनोपॉज। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, फीमेल की, ह्यूमन के केस में फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो यहीं से यहीं तक होगी। कहां से कहां तक? मेनार्के से लेकर मेनोपॉज तक। तो आपसे पूछा है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो ये कहलाएगा आपका मेनार्के। अगर ये पूछता कि जिस टाइम पर वो परमानेंटली स्टॉप हो जा रही उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो वो मेनोपॉज हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब एक और अच्छा क्वेश्चन कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बार। नीट 2022 का है, फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तो एक एक करके बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में, और अगर कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो फिर ये 5 मिनट भी ले लेगा और कहीं ना कहीं टाइम भी खराब करेगा। चेक करते हैं एक बार। एक एक स्टेटमेंट समझाऊंगा मैं आपको। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद लिखा है द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। थर्ड में लिखा ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। एंड फोर्थ में लिखा है इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वाल। फिर ऊपर देखेंगे क्या पूछा गया है। जल्दीबाजी में स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन तो आप लोग यही गलती कर दोगे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, यहां पर बहुत फोकस करना है। तो इस बार करेक्ट पूछा है। आओ एक एक करके बात करते हैं। अब मैं एक एक करके स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले तो आप देखो, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट। अब आप देखो एक बार मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, बहुत अच्छे से पता है हमको। यस। अब इसमें भी आपने कहा ये आपके पास लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एस ए नोड बनाया मैंने, ये ए वी नोड बना देते हैं, ये कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से इस तरह से ये परकिंजे फाइबर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो एस ए नोड है, ये एस ए नोड है, इसी को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं एवी नोड, एवी नोड। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, अब आप देखो ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये भी एक्शन पोटेंशियल, बंडल ऑफ हिस भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, बंडल ऑफ हिस भी, और ये आपके परकिंजे फाइबर। अब ध्यान से आप एनसीईआरटी की लाइन सुनो, परकिंजे फाइबर, एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइनिंग समझना। एस ए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर, ये वो नोडल टिश्यूज हैं जिनके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन हर किसी का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेबिलिटी अलग अलग है। एस ए नोड 1 मिनट में 70 से 80, 70 to 80 एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में जनरेट कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एवी नोड 40 से 60, ऐसे ये कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। हमारा जो नॉर्मल हार्ट है वो आपका 70 to 75 बीट्स पर मिनट है। इसका मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है। क्यों बीट कर रहा है? हर एक बीट करने के लिए एक एक्शन पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब है आपको इसको अगर 72 टाइम्स बीट कराना है तो 72 एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में रिक्वायर्ड है। और 1 मिनट में इस रेंज पर कौन डेवलप कर पा रहा है? एस ए नोड उतने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसीलिए एस ए नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। तो अगर आपको एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो सिग्नल यहां से, ये वाला सिग्नल ये दोनों एट्रिया में जाएगा, तो एस ए नोड का सिग्नल एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड की बात चल रही है, जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट, नहीं जी, जो नॉर्मल हार्ट है उसमें एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल यूज हो रहा है वो एस ए नोड का है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, आपके दिमाग में तभी चीजें आएंगी जब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे। आगे बात करें, अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है। चलो, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये फिर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। भाई आप ये बताओ, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, ये जो वाल्व होते हैं, ये कौन से वाल्व हैं? ये एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व्स। ये एवी वाल्व्स की ओपनिंग एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन पे बच्चों डिपेंड नहीं करती है।
ये कब डिपेंड करती है? जब एट्रिया का यहां पर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, तो आप ये बोलते हो जब एट्रियल प्रेशर एक्सीड द वेंट्रिकुलर प्रेशर, atrial pressure exceed the ventricular pressure is mainly responsible to open the atrioventricular valve। यहां पर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही वाल्व खुल चुके हैं, तो यहां क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। अगला स्टेटमेंट देखो, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। देखना क्या लिखा हुआ है, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल का मतलब, डायस्टोल का मतलब बच्चों होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जॉइंट डायस्टोल का मतलब वो कंडीशन जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोलिक स्टेज पर हैं, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल साइमल्टेनियस फिलिंग स्टेज पर हैं। तो भाई उस समय क्या हो रहा होगा? एट्रिया में भी फिलिंग चल रही है और वेंट्रिकल में भी फिलिंग चल रही है। सो ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनार वाल्व। सेमिलुनार वाल्व कहां है? सेमिलुनार वाल्व ये है, ये है बच्चों सेमिलुनार वाल्व। अब ये सेमिलुनार वाल्व कब खुलते हैं? भाई प्रेशर डिपेंडेंट ओपनिंग है, तो जब वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज्यादा होगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा, और जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो वो सेमिलुनार वाल्व को ओपन करेंगे, क्लोज नहीं, क्या करेंगे? ओपन करेंगे। देख रहे हो कितने जबरदस्त स्टेटमेंट बनाए हैं। तो आपसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या बनेगा आपका? करेक्ट आपका तीसरा वाला बन जाएगा। तो आपके लिए ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम ये मार्क कर लें कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, और फिर एक एक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। चलो, होपफुली इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो बहुत मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अपना रिवीजन बढ़ाएं और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना अच्छा होगा। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो, मैच ऑफ द, भाई कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन मैच ऑफ द कॉलम पे आ जाते हैं, और मैच ऑफ द कॉलम में अगर एक दो भी आपको आते हैं तो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि मैच ऑफ द कॉलम सही करके आए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलो भाई जल्दी से आंसर एक बार चेक करें। अब देखो, एक तरफ लिखा हो प्रोजेस्टेरॉन, एक तरफ रिलैक्सिन, एक तरफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक तरफ कैटेकोलामाइन। तो हम तो आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखो, इसका मतलब बगल में देखो, लिस्ट 1 में तो ये हार्मोन दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपको इनके सोर्स दिए हुए हैं, कहां से आएंगे? भाई एमएसएच कहां से आता है? जल्दी से रिकॉल करो। क्या हमको ये पता है ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, और फिर मैंने आपको ये कुछ इस तरह से एक रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। ये मेरे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। रिकॉलिंग बढ़ा रहा हूं मैं, आपकी रिवीजन हो रहा है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी है तो इसका जो मेजर पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं क्या? पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और इसी में आपको एक माइनर पोर्शन भी देखने को मिलता है यहीं पर, ये इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। और ये जो है, ये वाला पोर्शन कहलाता है पार्स नर्वोसा। अब अगर हम बात करें इस एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन, तो पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन आएंगे और एक हार्मोन आता है पार्स इंटरमीडिया से। कौन सा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। अगर मैं यहीं पर आपके लिए रिकॉल भी करा दूं, देखना यहां साथ के साथ याद भी हो जाएगा। यहां से आने वाले हार्मोन फटाफट से लिख देते हैं।
फटाफट से रिकॉल करो, आपकी रिकॉलिंग अच्छी हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पीआरएल लिख दिया मैंने। ऐसे ही आपका और क्या आएगा, यहां से एलएच आ जाएगा, यहां से आपका एफएसएच आ जाएगा, यहां से आपका टीएसएच आ जाएगा और यहां से एसीटीएच आ जाएगा। ठीक है बच्चों, होपफुली याद आ रहे होंगे। ये एंट्री पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस से आने वाले हार्मोन 6 हो गए। और जो पार्स इंटरमीडिया से आएगा वो कौन सा होगा, पार्स इंटरमीडिया से आएगा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आपको ये भी पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन, ये बनते हाइपोथैलेमस में है, स्टोर एंड रिलीज होते हैं पार्स नर्वोसा से। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, एमएसएस लिखा हुआ है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से आएगा, पार्स नर्वोसा से आएगा। तो सी का तो 1 हो गया। अब आप देखो ये ऑप्शन हट गया, नहीं ये तो बनेगा, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाना होगा ना। तो यहां C1 है और यहां C1 है। अगला देखते हैं, कैटेकोलामाइन, एपिन, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को बोलते हैं कैटेकोलामाइन। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन कैटेकोलामाइन होते हैं। तो कैटेकोलामाइन एड्रिनल मेडुला। डी का 2, डी का थर्ड, तो डी का थर्ड कहां है, डी का थर्ड यहां है और यहां है, इससे भी आप आगे नहीं बढ़े। प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम, तो ए का 4, ए का 4 इसमें रहा और इसमें नहीं है, ये हट गया, ये आ जाएगा। और रिलैक्सिन, एक ध्यान रखना, रिलैक्सिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये आएगा कहां से, ओवरी से। तो आपका आंसर 2 बन जाएगा। तो होपफुली अच्छे से इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ए का 4 तो नहीं जा रहा है, एक, अच्छा ए का 4, हाँ ठीक है, ए का 4 एक बार क्रॉस चेक कर लो, ए का 4, उसके बाद बी का 2, बी का 2, ठीक है, उसके बाद सी का 1, सी सी का क्या हो जाएगा, एमएसएच, पार्स इंटरमीडिया, और कैटेकोलामाइन, ये आपका ठीक है। डी का थर्ड, डी का कहां है, थर्ड है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus। ये देखो अभी जो मैं बात कर रहा था आ गया क्वेश्चन, जिस पॉइंट को मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वही बातें आ गई हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार अच्छे से देखो, भाई हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, सेंटर होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, यहां से आपके कुछ नर्व एंडिंग्स आ रही हैं और यहां पर दो हार्मोन बनते हैं, कौन कौन से, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इन दो हार्मोन की सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। उसके बाद वो ट्रेवल करते हुए यहां आके स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद जब सिग्नल मिलेगा तो वहां से रिलीज होंगे, कहां से, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से किसके हार्मोन बनते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। तो आप देखो एसीटीएस तो यहां से आता है, ये गलत हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आपका एंटी पिट्यूटरी से आता है, ये गलत हो गया। एफएसएच भी यहां से आता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आंसर बन जाएगा। तो आंसर 3 है, आंसर 3 होगा बिल्कुल। होपफुली यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से मैसेज लिख दें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Why can't insulin be given orally to the diabetic patient? क्यों नहीं दे सकते भाई, लॉजिक 2-3 लॉजिक है इसमें, आप आराम से लगा सकते हो।
अब वो कौन कौन से लॉजिक हैं आप देखो, बहुत आराम से अंडरस्टैंडिंग, अगर बायोटेक वाले पोर्शन में भी आप देखोगे वहां पर भी आपको ये पॉइंट मिलता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वहां से भी आंसर निकाल सकते हो। Why can't insulin be given orally to diabetic patient? पहली बात तो देखो, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इंसुलिन का जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम है, 5 मिनट। अब अगर आप इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है अगर आप ओरली दोगे तो आप खुद सोचो, कोई भी चीज हम अगर ओरली लेंगे, कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, वहां ब्रेक होगा, तो वो इंसुलिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्रेक हो जाएगा, और वैसे भी उसका लाइफ स्पेन कम है, तो इसीलिए इंसुलिन को डायरेक्टली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो आप देखो यही कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखो, इट विल बी डाइजेस्टेड इन द जीआई ट्रैक्ट, ये आंसर जो भाई आपको चार में से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वही तो टिक करना होता है, एमसीक्यू का मतलब ही यही है। तो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगले पर चलें, चलो जी अगला देख लेते हैं। इस बार आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, एक तरफ सोर्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे आने वाले किसी स्पेसिफिक सबस्टांस की बात चल रही है। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, अपना अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। और इवनिंग टाइम पर अपने आप को डेली बेसिस पर यहाँ पर कनेक्ट करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, अगर अभी तक आपने नहीं ऑन किया है तो जरूर ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि कोई क्लास आपकी मिस ना हो। चलो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखना भाई, आप ये देखो इरिथ्रोपोइटिन कहां से आता है, इरिथ्रोपोइटिन ग्लाइकोप्रोटीन नेचर सब्सटेंस का हार्मोन है, ये आपका किडनी से। तो लो जी, बी का तो 1 बन गया, बी का 1 यहां पर नहीं है, ये हट गया ऑप्शन, बी का 1 यहां नहीं है, तो फर्स्ट और 2 बनेगा, कोई एक बनेगा। उसके बाद आप देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन आते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, तो आपने कहा डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 यहां पर भी है, और डी का 2 तो यही बच गया, डी का 2 यही हो गया, तो यही हो जाएगा। ऐसे हार्ट से देखो क्या आएगा, हार्ट, हार्ट की जो एट्रिया है वहां से आपका क्या आता है, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएनएफ, ये जो हमारी रास मैकेनिज्म है उसको इनहिबिट करेगा ये, और आपका जीआई ट्रैक्ट से आएगा क्या, सिक्रिटिन, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड, उसके बाद बी का आपने 1 कर दिया है, डी का आपने 2 कर दिया है, तो आंसर बिल्कुल ठीक बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैच ऑफ द कॉलम क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से फोकस करना है, मैच ऑफ द कॉलम जितने सही हो जाएंगे उतना आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके पास एनसीईआरटी में फिगर भी बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो अगर मैं एक साइड का पोर्शन बनाऊं तो कुछ इस तरह से ये, ठीक है, यहीं पर आप ओवरी कनेक्ट करोगे, भाई ये है आपके पास फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ये फिमरी, इनफंडिबुलम, फिर यहाँ पर आपका ये एम्पुला और स्थमस जंक्शन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इनफंडिबुलम भी पार्ट, किसका पार्ट, भाई आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, यूटेराइन फंडस, ये, तो ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, थर्ड है, आंसर थर्ड है। ये आसान क्वेश्चन था, देखो दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप देखो फोकस आपको अच्छे से करना है। अब आप देखो ये ईसीजी का क्वेश्चन आ गया हार्ट के चैप्टर से, जरा एक बार देखते हैं। भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट करते हो, उसमें आपकी पी वेव आती है, क्यूआरएस वेव आती है, टी वेव आती है, तो कौन सी वेव किस इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, उससे क्वेश्चन है। एक बार देखें,
चलो एक बार यहां पर आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ऐसे बनाया पी वेव, ये लो जी, कुछ इस तरह से तो बनती है। तो यहां पर आपने कहा ये कहलाता है पी वेव, ये है आपके पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस, और ये है आपके पास टी वेव। अब हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट है उसमें आपको पता है दो अपर चैम्बर है एट्रिया और दो बॉटम चैम्बर है क्या, वेंट्रिकल्स। ये है आपके पास एट्रिया और ये है आपके पास वेंट्रिकल। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक्शन पोटेंशियल पे डेवलप डिपेंड करता है, और इस पर्टिकुलर हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एक्शन पोटेंशियल इटसेल्फ हार्ट मसल से जनरेट कर सकती है। इसके पास नोडल टिश्यू है, ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ है, परकिंसे फाइबर है। अब आप देखो जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के इवेंट को यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसी को हम ईसीजी बोल रहे हैं। तो ये जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पी वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहलाएगा आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। तो आपने कहा क्यू आर एस जो है वो आपका वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कैसे लीड होगा, डीपोलराइजेशन से, तो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। उसके बाद ये टी वेव जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल्स का वापस से रीपोलराइजेशन यानी कि डायस्टोलिक फेज। और आपने कहा ये तो तीन ही हुए, तो फिर एट्रिया का रीपोलराइजेशन कहां चला गया, क्योंकि एट्रिया का रीपोलराइजेशन इसी टाइम ड्यूरेशन पे आता है। तो जहां पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लिखा है वहीं जो आपने वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन लिखा है उसी को आप रिप्रेजेंट करते हो एट्रिया का डीपोलराइजेशन भी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पी वेव, पी वेव एक बार देख लो, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बन जाएगा, यस। तो इसका मतलब पी का थर्ड बनने वाला है, तो आपने कहा ये ए का थर्ड बन जाएगा। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो कभी कभार आप देखो एक ही ऑप्शन से चीजें सही हो जाती हैं। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्या है आपका, टी वेव है। तो आप देखो ये टी वेव, तो ये हो जाएगा सी का 4, तो आप देखो सी का 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो ईसीजी में जितने भी आपके पास पीक हैं वो बहुत अच्छे से रिकॉल कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो रिकॉल करनी पड़ेंगी। अगला देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विथ रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखना आपको क्या दिया हुआ है, यहां से ये जी एन आर एच, ये यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर ए लिखा है, यहां सी लिखा हुआ है, यहां डी लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी क्या है, यानी कि एक हार्मोनल रेगुलेशन वाली बात चल रही है। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना अब वही कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से आते हैं बच्चों, जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस से। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां ऐड करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का रिलीज किस पर डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स पर। तो नाम ही बता दे रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाएंगे। और हमको पता है स्टूडेंट गोनेडोट्रोपिन्स में हम एलएच और एफएसएच काउंट करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने कहा ठीक है जी, लो बात करते हैं। तो आपने कहा यहां से ये देखो आप, ये जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये आपने कहा एक्ट करेगा कहां, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में इसके रिस्पॉन्ड पर क्या रिलीज होंगे, यहां से आएगा एलएच और यहां से आ जाएगा एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका मतलब ए क्या बनने वाला है, एफएसएच बनने वाला है।
ए क्या बनेगा, एफएसएच। तो आप देखो ये इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एलएच होता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए या सी बनेगा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर आप देखो ये एस आ रहा है, एस ये एक्ट करता है कहां पर, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पर, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। कहां होती है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्ट कर रहा है सर्टोली सेल पर, तो सी क्या होने वाला है, सर्टोली सेल्स होने वाली है। जरा देखते हैं कहीं दिया है क्या, ओ यस, ये देखो ये गलत हो गया, यहां सर्टोली सेल दिया हुआ है बिल्कुल। और एलएच कहां एक्ट करता है, एलएच एक्ट करता है लेडिक सेल पर, ये एक्ट करता है लेडिक सेल पर, ये तो ये हो जाएगा लेडिक सेल। और लेडिक सेल कौन सी सेल होती है, लेडिक सेल वो सेल होती है जो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन बनाने का काम करेंगी, यानी कि इनका काम है एंड्रोजन बना के रिलीज करना। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इसी में आएगा, ये ठीक है। सर्टोली सेल तो आपने कहा ये आपका बी क्या हो गया, ये आपके पास ये। अब आप देखो, अब आप सीक्वेंस भी देखते रहना, सीक्वेंस भी देखते रहना, इसलिए आप देखो यस ये नहीं बनेगा। देखो आप ए, आप देखो ये ए क्या है भाई, ए एफएसएच है, तो ए एफएसएच है, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, लेडिक सेल है, ठीक है, लेडिक सेल। सी क्या है, सर्टोली सेल, ठीक है। और उसके बाद यहां से कुछ स्पेसिफिक फैक्टर आएंगे और वो क्या करेंगे, वो स्पर्मियोजेनेसिस को लीड करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभार काफी अच्छे डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको फोकस करना है कि अपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कमांडेबल बनाएं, ठीक है। अब आप देखो एक और क्वेश्चन आया, ये एक और क्वेश्चन आया आपके पास हार्ट के ईसीजी से, अभी हमने डिस्कस किया था, फिर आ गया, देखो एक और, जरा इसको देखो क्या होगा आंसर। यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट 1 और यहां लिखा हुआ है लिस्ट 2। भाई पी वेव, फिर वही फोकस करो ना, ये पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव, पी क्यू आर एस और टी। यहां पर आपने कहा ये पी वेव क्या करेगा, ये एट्रिया, दोनों एट्रिया का साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन किसके बेसिस पर, एक्शन पोटेंशियल, कब, जब डीपोलराइजेशन होगा। तो पी वेव आपने कहा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आ जाएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसका कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ये हो जाएगा। टी वेव क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और ये क्यू मतलब ये स्टार्टिंग बता रहा होगा ना, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। भाई आपने कहा क्यू आर एस क्या है स्टूडेंट, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल, तो स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सारे हो गए, तो आराम से आंसर निकल जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये लो जी, नर्वस सिस्टम से फिर एक क्वेश्चन आया, नर्वस सिस्टम से फिर एक क्वेश्चन आया, जरा इसको देखते हैं। रीड करेंगे एक एक करके। Which of the following structures are or regions is incorrectly paired with function? यहां पर देखना, ये इसको फिर फोकस करना, ये करेक्टली नहीं पूछा है स्टूडेंट, इनकरेक्टली पूछा है, इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। देखें देखें अच्छे से देखें एक एक करके। चलो आओ बात करते हैं। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर, बिल्कुल सही बात है। एंड याद करो, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन वो किसके कंट्रोल पर होते हैं, हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं
और वो कंट्रोल करते हैं एंट्रिया पिट्यूटरी के हार्मोन के रिलीज को या रोकने को। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल भी कोट किया था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से आएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब आपका हाइपोथैलेमस से आके एंट्रिया पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा तो वो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा एंट्रिया पिट्यूटरी से। गोनेडोट्रोपिन मतलब एलएच और एफएसएच। ऐसे ही साथ के साथ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइम सेंटर भी होते हैं। हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, हंगर एंड थर्स्ट को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस में सेंटर होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, आपसे इनकरेक्टली पूछा है, ये ध्यान रखना, ये तो ट्रू है। लिम्बिक सिस्टम, भाई जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट, हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम। और इस लिम्बिक सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात अगर आप करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर एमिग्रेला भी होता है, यहाँ पर हिप्पोकैम्पस भी होता है। तो यहां पर आप देखो, यहां लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, इसको रेगुलेट करता है स्टूडेंट। जब भी लिम्बिक सिस्टम आएगा तो उसका फंक्शन पता होना चाहिए। लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने वाला सिस्टम है, नर्वस का पार्ट है। तो ये हमारे कंट्रोल ऑफ मूवमेंट को लीड नहीं करेगा, ये गलत हो गया, फॉल्स है। मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। बिल्कुल, मेडुला ऑब्लंगाटा में कुछ स्पेसिफिक सेंटर हैं जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को। बिल्कुल ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, भाई ये जो आपका, ये जब आप फोर ब्रेन की बात करते हो तो फोर ब्रेन में जब हम बात कर रहे होते हैं ये, तो क्या होता है यहां पर, ये आपका इस तरह से ये एक डीप फिशर है। ये डीप फिशर से क्या हो रहा है, ये राइट सेरिब्रल है, जो सेरिब्रम है मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो जो सेरिब्रम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इस सेरिब्रल फिशर से, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर ट्रैक्ट ऑफ न्यूरॉन, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला ये आपका ग्रुप का न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे इनकरेक्टली पूछा था, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 2 होगा। होपफुली समझ गए होगे, आपकी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं तो आपको अपने पॉइंट पर फोकस करना है। आगे बात करते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। 2018 का है। देखो भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमको वहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज याद करनी होती है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वो वैल्यू भी हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, तो उसको भी याद रखना होगा। तो आप देखो क्या हुआ, यहां पर आप देखो, अब देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्वाइट ब्रीथने में कितना अमाउंट ऑफ एयर इन और कितना अमाउंट ऑफ एयर आउट हो रहा है, उसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। और ये ज्यादा नहीं होता, 500 के आसपास होगा। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा आपका कितना, 500 टू 550 ml, ये हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक फोर्सफुल मैनर पर, ये देखो फोर्सफुल मैनर पे कितना अमाउंट ऑफ एयर इन हो रहा है, उसको आईआरवी बोलते हैं। और आप खुद चेक करो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट हम इन कर पा रहे हैं, चेक करो। ये एक फोर्सफुल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो बहुत सारा अमाउंट एयर का इन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। तो ये 3000 के आसपास ml के आसपास होगी। तो ये 2500 टू 3000 ml ये क्या हो जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपके पास आईआरवी बनेगा, ये आपके पास टाइडल वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक फोर्सफुल एक्टिविटी में कितना अमाउंट हम एक्सपेल आउट कर रहे हैं। ये देखो, अगर आप कंपेयर करोगे कि मैं आपसे कहूंगी 2 इवेंट करो, एक फोर्सफुल इन करो तो ज्यादा इन कर पा रहे हैं, और मैं कहूं कि आपसे एक फोर्सफुल आउट करो तो आप फोर्सफुल आउट भी करोगे, लेकिन फोर्सफुल आउट कम कर पाओगे एज कंपेयर टू द फोर्सफुल इन। इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये आपकी इतने के आसपास होगी। ऐसे रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो आप कितना भी फोर्सफुल एक्टिविटी कर लो, फोर्सफुल एक्सपेल आउट करने के बाद भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर
लंग्स में रिमेनिंग रहता है वो आपका क्या हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा। वो भी आपका 1000 टू कितना होता है 1200 के आसपास आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आप आराम से चीजों को मिला लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमारा फिर हार्ट से आ गया। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ जी, चलो ठीक है। देखना, ह्यूमन हार्ट से पूछा हुआ है कहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, कहां बाइकस्पिड है, कहां सेमिलुनार वाल्व है। भाई आपको पता है, लो जी, बहुत सिंपल तरीके से आपने कहा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अगर हमने किया, ये तो एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर ये राइट एट्रिया है, ये आपने कहा राइट ये सॉरी आपका क्या हो जाएगा, ये आपने कहा लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। आपसे क्या क्या कह रहा है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलुनार वाल्व। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो कंबाइंड वाल्व है, इस वाले वाल्व को बोलते हैं क्या, यहां पर ये जो वाल्व है ये कहलाता है एओर्टिक वाल्व, और ये वाला वाल्व कहलाता है पल्मोनिक वाल्व, और ये दोनों वाल्व एक साथ क्या कहलाते हैं, सेमिलुनार वाल्व, सेमिलुनार वाल्व्स। तो सेमिलुनार वाल्व्स आप देखो क्या हो जाएगा ये, तो सिंपल आप बोलोगे बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब आप देखो कहां से क्या होगा, अब एक बार बाकी को भी बना देते हैं तो आप मैच कर ले जाओगे। यहां पर ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व का स्टूडेंट याद करो नाम एक और होता है, बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। और ये है आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में है, बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। तो बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो कौन सा है, बाइकस्पिड है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड। तो बी का तो 1 है, बी का 1, तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, बी का 1 है। उसके बाद बिटवीन राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनिक आर्टरी, यहां से पल्मोनिक आर्टरी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये सेमिलुनार वाल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेमिलुनार वाल्व, तो सी का दूसरा है, सी का दूसरा ये रहा। उसके बाद बी का 1। उसके बाद अगला देखो बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व में बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड तो हो ही गया था पहले। उसके बाद आप देखो ट्राइकस्पिड, बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए का थर्ड। तो ए का थर्ड, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, जितने अच्छे से चीजें होंगी उतना आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड। भाई बहुत सारे और ऐसे हार्मोन है जो किसी पर्टिकुलर सिंगल अमीनो एसिड की मॉडिफाइड फॉर्म होंगे। तो यहां पर ऑप्शन के बेसिस पे जाओ, एस्ट्राडायोल होगा क्या, एस्ट्रोजन है, एस्ट्राडायोल, एक्डाइसोन, एपिनेफ्रिन, एस्ट्रियोल, तो आप बोलोगे एपिनेफ्रिन आंसर बनने वाला है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, कैटेकोलामाइंस में डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आते हैं, ये टायरोसिन की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एपिनेफ्रिन आपका टायरोसिन मॉडिफाइड है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिप्टोफान, तो मिलेटोनिन, तो मिलेटोनिन ट्रिप्टोफान डिराइव्ड है। और आपने कहा कैटेकोलामाइंस, तो टायरोसिन डिराइव्ड है। तो आप बोलोगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये आप फिजियोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से आ रहे हैं ना। तो इतना आप लोग अच्छे से कवर करना, एक बार रिवीजन फास्ट करो, वापस से फिर अगले सेशन में मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे साथ के साथ। तो ठीक है, तो आप लोग कनेक्टेड रहो। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखो। डेली इवनिंग पर आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, आपकी जो जेई वाले हैं उनके लिए मैथ्स की भी,
नीट वालों के लिए बायोलॉजी की क्लासेस, तो सब कुछ पूरा पैकेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। कनेक्ट रहें, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, जितने अपने स्टूडेंट्स अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो उतना आप बताओ और कनेक्ट करवाओ, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तो देख लेना आप चैनल पे जाना, आप देख लेना कल शाम को कौन सी लाइव क्लास लगी हुई है, केमिस्ट्री की लगी हुई होगी शायद। तो इस तरह से सारी क्लासेस को एंजॉय करो और अपने एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो मिलते हैं, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।